हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा पे। और आज मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, 1857 की क्रांति। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। वाकया दिसंबर 1856 का, जब सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउनविस बंदूक जो पहले यूज होता था उसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया। और इसका जो प्रशिक्षण होने वाला था वो डमडम में होने वाला था, अंबाला में होने वाला था और सियालकोट में होने वाला था। और ये जो न्यू इनफील्ड राइफल थी फ्रेंड्स, उसमें जो कारतूस यूज होता था उसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गया कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। और क्योंकि हिंदू धर्म में गाय पूज्य होता है और ये एक तरह के धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला अफवाह था। और यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तो इसमें दो डेट आते हैं, उसे जरूर याद रखिएगा। दिसंबर 1856 में सरकार ने क्या निर्णय लिया, ब्राउनविस बंदूकों की जगह पे न्यू इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करना। और जनवरी 1857 में यह अफवाह फैल गया कि जो कारतूस यूज हो रहा है न्यू इनफील्ड राइफल्स में उसमें गाय और सुअर की चर्बी यूज होती है। अब आते हैं 29 मार्च 1857 और ये जगह है बैरकपुर। बैरकपुर में एक सैनिक मंगल पांडे जो कि 34वीं एनआई रेजिमेंट से संबंधित था और 6वीं कंपनी से संबंधित था, ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वें एनआई रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और अपराधियों को दंड दिया गया। और फ्रेंड्स, जो ये एजुडेंट था वो था लेफ्टिनेंट बाग और एक था लेफ्टिनेंट जनरल होरोन। यही दोनों मारे गए थे बैरकपुर वाले हत्याकांड में। तो बैरकपुर में क्या हुआ था कि 29 मार्च 1857 को एक सैनिक था मंगल पांडे जो कि 34वीं एनआई और 6वीं कंपनी से बिलोंग करता था। वो अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर देता है और इसके फलस्वरूप 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी जाती है और अपराधियों को दंड दिया जाता है। तो 1857 के कुछ मुख्य कारण क्या थे, तो तत्कालिक कारण तो मैंने यहां अंकित कर चुका हूं कि जो तत्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस के कारण। और अभी देखते हैं कि उस टाइम के हिस्टोरियन जो थे वो क्या कहते थे 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में। तो एंग्लन इंडियन इतिहासकारों द्वारा सैनिक असंतोष एवं चर्बी वाले कारतूस का कारण बताया गया, जो कि तत्कालिक कारण मैंने भी बताया है यहाँ पे। सैनिक असंतोष एवं चर्बी वाले कारतूस। और आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने कहा कि सैनिक विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिसने समस्त विस्फोटक पदार्थों में, जैसे में विस्फोटक पदार्थ क्या थे, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण, इन्हें विस्फोटक का उपमा दिया है आधुनिक इतिहासकारों ने। और कहा है कि सैनिक विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिसने समस्त विस्फोटक पदार्थों को एकत्रित कर दिया और दानवीय रूप प्रदान किया। अब देखते हैं 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से माना जाता है। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से माना जाता है और 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 से हुआ था। तीसरी कैवलरी रेजिमेंट मेरठ में चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से मना कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर चल पड़े। उसी समय जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। और सैनिक कब पहुंचते हैं लाल किला पे, 12 मई 1857 को। तो
जो ये विद्रोह होता है उसकी शुरुआत 10 मई 1857 को होती है और इसमें चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से मना कर देते हैं सिपाही लोग और उसके बाद अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाते हैं और उसके बाद अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। बीच में जनरल हैबिट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने साहस नहीं किया कि मैं इस तूफान को रोक सकूं और फाइनली 12 मई 1857 को विद्रोही दिल्ली के लाल किले पे पहुंच जाते हैं और 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक है कमल और रोटी। इसको याद कर लीजिएगा, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है कमल और रोटी। अब आगे बढ़ते हैं बरेली। बरेली में 1857 के विद्रोह में क्या क्या हुआ, कौन लीड कर रहा था, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर थे बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी और यही 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय नियुक्त किया था। याचपी या पेंशन भोगी थे और फिर भी इन्हें वायसराय नियुक्त किया था। तो बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे खान बहादुर, उन्होंने ही लीड किया। अब आते हैं झांसी पे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम था इनका मनारनी का, जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को बनारस के गोलघर में। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए और 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। गंगाधर राव की मृत्यु ग्वालियर में ही हुई थी और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की भी समाधि स्थित है। डलहौजी ने बेगापत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। तो मैं बेगापत सिद्धांत पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से, और इसका जो क्रम था उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि किस क्रम में हुआ है बेगापत, और मैं फिर बता देना चाहता हूं आप लोगों को ताकि आप लोग याद रखें उसको। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहा है दोस्तों 1848 से 56 रहा है। तो 1848 में सबसे पहले उसने सतारा को बेगापत सिद्धांत के तहत हड़प लिया। तत्पश्चात जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में और अवध को 1856 में। तो झांसी 1853 में हड़प लिया डलहौजी ने। और अब देखिए जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। किस लिए विद्रोह शुरू हुआ? क्योंकि उनका जो राजपाट था झांसी का वो किसने हड़प लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था 1853 में बेगापत सिद्धांत के तहत। तो अंग्रेज जनरल हुरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने कब शुरू किया विद्रोह? जून 1857 में। और उनकी मृत्यु कब होती है? 17 जून 1858 में। ऑलमोस्ट 1 साल तक वो विद्रोह करती रही और अंग्रेजों से लोहा लेती रही। तो रानी की मृत्यु पर हुरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। अब आते हैं लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। 21 मार्च 1858 को कैंपेबल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। अब आते हैं कानपुर पे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना धोंदो पंत भी इनका नाम है,
को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की, क्योंकि ये बाजीराव पेशवा द्वितीय के वंशज थे, नाना साहेब। और मैं जब आप लोगों को गवर्नर जनरल पढ़ा रहा था तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की चर्चा किया था, वो 1813 से 23 तक था, और उसी ने पूना से प्रताप सिंह को लाकर बाजीराव पेशवा के वंशज को स्थापित किया था कानपुर में, और उन्हीं के वंशज थे ये नाना साहेब। इनका दूसरा नाम है नाना धोंधो पंत, और इन्हीं को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहेब के कमांडर सेनापति थे तात्या टोपे। आइए मैं तात्या टोपे के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दे देता। तात्या टोपे, जिनका दूसरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग भी, वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता भी रहे थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव टोपे थे। अपने पिता पांडुरंग टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां वो पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंधोपंत से अभिप्राय है नाना साहेब से, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहेब को उनके पिता का पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहेब के आधिपत्य को स्थापित किया, और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कल्पी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई के साथ हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हुरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। और रानी लक्ष्मीबाई कब वीरगति को प्राप्त हुई थी? 17 जून 1858 को। और वही युद्ध था जिसमें तात्या टोपे भी लड़ रहे थे ग्वालियर में। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध करते रहे। 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उन्हें एक विश्वसनीय मित्र था, नाम था मान सिंह। उन्हें उस वक्त धोखा दिया जब वह पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहां से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। अब आते हैं अजीमुल्ला खां पे। अजीमुल्ला खां नाना साहेब के सलाहकार थे। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे कानपुर में जो 1857 का विद्रोह का सारा मैंने बता दिया। अब आते हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता थे मौलवी लिकायत अली। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता थे लिकायत अली, और ये नील से लड़ते लड़ते मारे गए थे। तात्या टोपे मैं अभी बता चुका हूं, इनका जो दूसरा नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग है। ये योला महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। वो अपने एक खास दोस्त मान सिंह के द्वारा चीट कर लिए जाते हैं जब वो पारो के जंगल में सोए हुए रहते हैं, और उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया जाता है और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब आते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर उस समय उसका नाम शाहाबाद था, और ये जगदीशपुर बिहार में है, बिहार स्टेट में। और यहाँ विद्रोह की अगुवाई कुंवर सिंह कर रहे थे। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे, और कुंवर सिंह की मृत्यु जो है वो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। तत्पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा, और दिसंबर 1858 में ये भी
मारे जाते हैं। और ये जो कुंवर सिंह रहते हैं, एक्चुअली ये जगदीशपुर के जमींदार होते हैं या राजा भी कह सकते हैं। विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था बिहार से। उनकी जमींदार कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी और जमींदारी जो इनकी थी वो ब्रिटिश नीतियों के तहत छीन ली गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी और पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेज द्वारा उसको दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान एवं जियोधार सिंह ने गया में विद्रोह का संगठित किया था। गया में किया था हैदर अली खान ने और जियोधर सिंह ने। तो ये बिहार में 1857 के विद्रोह की सारी जानकारी मैंने आप लोगों से साझा किया। और अभी आता हूं असम पे। तो असम में विद्रोह की अगुवाई वहां के दीवान मनीराम दत्त ने की। और उन्होंने कैसे की? वहां के जो अंतिम राजा पौत्र थे वो थे कंपदेश्वर सिंह। इनको राजा घोषित करके विद्रोह का अगुवाई किया। तो असम में किसने किया था? मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त ने। और कैसे किया? वहां के जो अंतिम राजा पौत्र थे कंपदेश्वर सिंह, उन्हें राजा घोषित करके किया। अब आते हैं आऊबा। आऊबा राजस्थान। आऊबा के ठाकुर थे कुशल सिंह। कुशल सिंह ने 1897 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मैं बता चुका हूं कि ये जोधपुर जो है वो वेली जैली की सहायक संधि को स्वीकारा था। और अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को कि कौन सा क्षेत्र जो था राजस्थान में वो अप्रभावित रहा था 1857 के विद्रोह में, तो इसका उत्तर जयपुर हो जाएगा। और बेली जेली की सहायक संधि की मैं बात कर रहा था और उसी के तहत जोधपुर वेली जेली की सहायक संधि को स्वीकारा था। और अगर राजस्थान में बात करेंगे कि किसने किसने स्वीकारा था, तो जोधपुर ने स्वीकारा था, जयपुर ने स्वीकारा था, मछेरी, बंदी तथा भरतपुर ने। और इस तरह से राजस्थान में 1857 के विद्रोह को मैंने बतलाया। अब आते हैं फैजाबाद पे। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद 1857 की क्रांति को लीड किया। यह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। यह ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको याद कर लीजिएगा। अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला। यह मूलतः तमिलनाडु के आकाट के रहने वाले थे। तमिलनाडु का आकाट मैं पहले बता चुका हूं, एक बार पहले भी आ चुका है। ये जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उस समय हैदर अली कोलवेली को हरा देते हैं और कर्नाटक के आकाट पे अधिकार कर लेते हैं। तो जो ये अहमदुल्ला होते हैं वो तमिलनाडु के आकाट से बिलोंग करते हैं। और ये जो है फैजाबाद आकर बस गए होते हैं। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा था, अहमदुल्ला ने कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था, अंग्रेजों की टिप्पणी थी अहमदुल्ला के बारे में, क्योंकि अंग्रेज इन्हें सबसे कट्टर दुश्मन मानते थे। तो देखते हैं अंग्रेज क्या टिप्पणी करते हैं इन पे। तो अंग्रेजों की टिप्पणी थी, यह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं तथा विद्रोहियों के सर्वोत्तम सैनिक हैं। तो अंग्रेज इन्हें विद्रोहियों के सबसे सर्वोत्तम सैनिक के रूप में मानते थे और मानते थे कि यह अदम्य साहस से परिपूर्ण है और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं। और इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। एक पॉइंट और दोस्तों याद कर लीजिएगा, शहादत खान इंदौर में 1857 के क्रांति को लीड कर रहे थे। अब आते हैं मिर्जा गालिब, उर्दू शायर, कवि। 1857 के विद्रोह में मिर्जा गालिब
ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 आगरा में हुआ था और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। अब देखते हैं अंग्रेज को समर्थन देने वाले राज्य। ये राज्य देशद्रोही राज कह लीजिए, क्योंकि ये लोग भारत की आजादी की भावना से प्रेरित नहीं थे और ये उल्टे अंग्रेजों का साथ दिया करते थे। तो ये कौन कौन से राज्य थे, आइए उनके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं वो ग्वालियर के सिंधिया आते हैं। ग्वालियर के जो सिंधिया थे अंग्रेजों के सर्वाधिक सहायक थे और यूरोपीय सलाहकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग को राजभक्ति से बहुत प्रेरित थे और उनकी सराहना भी किया। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे अंग्रेजों का साथ देने वाले राज्यों में गिनती आएगा तो ग्वालियर के सिंधिया का आएगा और उनके ग्वालियर के ही मंत्री थे सर दिनकर राव और एक हैदराबाद के मंत्री थे सलार जंग। इनकी राजभक्ति से यूरोपीय लोग बहुत प्रेरित हुए थे। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। सिंधिया पावरफुल थे बट वो उल्टे अंग्रेजों का साथ देते थे। अंग्रेज का कहना भी था कि अगर वो सिंधिया उनका साथ न दिए होते तो उन्हें बिस्तर गोल कर कर तुरंत ही निकलना पड़ता। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अंग्रेजों की सहायता करने वाले में ग्वालियर के सिंधिया, दूसरे पे इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार एवं बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का सक्रिय सहायता की थी। ये जो बड़े जमींदार हैं या बड़े तबके के लोग थे वो 1857 की क्रांति में नहीं आए थे और वो तटस्थ रहे थे। उनकी कोई खास भूमिका नहीं रही थी इसमें और उस पर भी मैं चर्चा करता हूं। और 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली थी। इस महासमर के असफलता के मुख्य कारणों में इसे भी जोड़ा जाएगा। और विद्रोही जिस प्रकार से अंधविश्वासियों का उपयोग किया करते थे, प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध किया करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदार पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश के आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ बल्कि उसने उस गरीब और पिछड़ा बनाया। और इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। अब आते हैं 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था, मुख्यालय कहां था, सारी चीजों को विस्तृत रूप से जानते हैं। तो भारत में जो उस टाइम के मौजूदा गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। आपातकालीन मुख्यालय था इलाहाबाद। लॉर्ड कैनिंग से संबंधित मैं पहले भी जानकारियां दे चुका हूं। उनके कुछ कार्यकाल में जो चीजें हुई हैं मैं फिर से पुनः रिपीट कर देता हूं। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पास हुआ था 1856। और विधवाओं के कल्याण से हेतु उस समय के जो दो नेता थे विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे, और ये जो लॉर्ड कैनिंग है उन्हीं के समय भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में और 1857 में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बंबई और मद्रास में स्थापित हुआ था। तो 1857 के समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? सर जॉन बेनेट हैरिस।
और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्कॉन्ट पॉम्स्टन। 1857 के विद्रोह में ब्रिटेन में इंडियन मुटिनी के नाम से अभिलेखित है। 1857 के विद्रोह को क्या कहते हैं वहां के लोग? इंडियन मुटिनी। और अंग्रेजों को क्या क्या क्षति हुई थी उसके बारे में अब जानते हैं। तो जो पहली क्षति मैं बता रहा हूं वो दिल्ली से है। दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है, दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में। और दिल्ली पर पुनः सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली पे पुनः अधिकार किसने किया था, तो ये निकलसन ही हो जाएगा। और लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, हेवलॉक और जनरल नील, ये दोनों नाम थोड़ा मिलता जुलता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। निकलसन दिल्ली से और नील, हेवलॉक और लॉरेंस लखनऊ में। तो इतनी क्षति होती है अंग्रेजों को। तो लोगों के क्या व्यूज होते हैं इंडियन म्यूटनी को लेकर और ये 1857 के क्रांति को लेकर, तो आइए जानते हैं। सर जेम्स आउटड्रम एंड डब्ल्यू टेलन, इन्होंने कहा था कि 1857 का जो क्रांति है वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। जॉन लॉरेंस ने और सीले ने कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह है। टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। और बी.डी. सरवाकर ने कहा था सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। और बी.डी. सरवाकर ने एक पुस्तक भी लिखा था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। याद कर लीजिएगा, बी.डी. सरवाकर द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब आते हैं उस समय के इतिहासकार कौन कौन थे इससे रिलेटेड। तो उस समय के जो इतिहासकार थे उसमें सरकारी इतिहासकार अगर क्वेश्चन में आता है तो उसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ सेन, एसएन सेन। एसएन सेन सरकारी इतिहासकार थे और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो था 1857। सरकारी इतिहासकार अगर क्वेश्चन में आता है तो उसका उत्तर हो जाएगा एसएन सेन। और अगर आता है कि किस पुस्तक को उसने लिखा था तो 1857। और ये पब्लिश कब हुआ था तो 1957 में। अब जो दूसरे है वो है सर सैयद अहमद खां। इन्होंने अपनी पुस्तक में विद्रोह के कारणों का उल्लेख किया है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है कि किसने अपने पुस्तक में विद्रोह के कारणों को बतलाया है, तो सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। और इनकी जो पुस्तक है असबाब ए बगावते हिंद, और ये 1859 में प्रकाशित हुई थी और इसमें विद्रोह के कारण के बारे में बतलाया गया है। और जो तीसरे इतिहासकार हैं वो भारत सरकार द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था और ये आरसी मजूमदार। इन्हें 1857 के विद्रोह के बारे में लिखने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, परंतु इनसे अनबन के कारण इन्होंने लिखने से इनकार कर दिया था। फाइनली इन्होंने लिखा था सिपाही म्यूटिनी एंड द रिविलियन ऑफ 1857। यह पुस्तक का नाम है इनका सिपाही म्यूटिनी एंड द रिविलियन ऑफ 1857। यह भी 1957 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने लिखा था कि न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के क्रांति के बारे में इन्होंने लिख दिया था कि न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, जो कि बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया इस किताब में। तो अगर बात करें कि कौन से किताब में सही जानकारी दी गई है, तो मैं मानता हूं कि ये एसएन सेन जो लिखे थे वो सही लिखा गया था उनके द्वारा। और सैयद अहमद खां ये विद्रोह के कारणों के बारे में बतलाया था। और आरसी मजूमदार भारत सरकार द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था, पर इन्हें अनबन होने के कारण लिखने से इनकार किया। फाइनली लिखा सिपाही म्यूटनी एंड द रिविलियन ऑफ 1857। और इसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि 1857 की क्रांति न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब 1857 के विद्रोह का परिणाम देख लीजिए।
1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया। और उद्घोषित क्या किया गया कि कंपनी के शासन काल को समाप्त कर दिया जाता है और शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो समय था और क्या इफेक्ट पड़ा था 1857 के क्रांति का, तो इसका उत्तर यह हो जाएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी शासन सत्ता को मृत प्राय बना दिया गया था और जो शासन सत्ता था उसको हस्तांतरित कर दिया गया और शासन सत्ता ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। और इसकी जो उद्घोषणा हुई थी फ्रेंड्स, वो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में हुई थी और लॉर्ड कैनिंग ने इसे उद्घोषित किया था। और इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लग गया, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात कही गई, एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना कहा गया। परंतु इस समय सबसे जो सार्थक हुआ था बाद में वो ये था, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने विस्तार पर सचमुच रोक लगा लिया था। और भी कुछ चीजें हुई थी, जैसे भारतीय फौज का नव गठन हुआ था रॉयल कमीशन के तहत, जिसे पील आयोग भी कहते हैं। इसमें बंगाल के सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया और बंबई में 1:3। तो ये एक जो है वो भारतीय सैनिक होते थे, भारतीय मूल के लोग होते थे, और ये यूरोपीय लोग होते थे। और मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स जो थे उन्हें लिया गया था गोरखा से, सिख से और पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो ये भारतीय फौज का नव गठन क्यों किया गया, इसके पीछे भी कारण है। तो कारण यह है फ्रेंड्स कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में कोई ऐसा ही घर रहा होगा, कोई ऐसा ही परिवार रहा होगा जिसमें कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। तो ये अवध में ऐसा था कि कोई भी ऐसा परिवार न रहा था कि जिसमें एक मेंबर सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 60% सैनिक थे और लगभग 75,000 सैनिक हुआ करते थे अवध से। और 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। विद्रोह के समय बंगाल सेना में 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पूर्ण गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। तो ये 1857 का विद्रोह मैंने आप लोगों को बहुत ही विस्तृत रूप से बता दिया। तो मैं इस वीडियो का 50 लाइक का टारगेट रखता हूं और इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और इस पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी चला जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, उससे जुड़ जाएं, उसमें पल पल अपडेट आते रहता है। और अगर आप लोग 50 लाइक करते हैं तो फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो लेकर आता रहूंगा। टोटल 55 चैप्टर्स में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ाऊंगा और ये जो आज मैंने 1857 की क्रांति को पढ़ाया यह 5वां चैप्टर था। धन्यवाद।